नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैकटेक पर। दोस्तों आज बात करेंगे एनएसटीआई एंट्रेंस एग्जाम की। दोस्तों आपकी कोई भी ट्रेड हो, चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे आपकी ड्रेस मेकिंग हो, कोई भी ट्रेड हो, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आने वाले हैं वे आने वाले हैं आपके भारत स्किल की एक वेबसाइट है bharatskill.gov। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, CTS, CITS और एक मिलेगा आपको अप्रेंटिसशिप। आपको जाना है CTS में और वहाँ पर जो आपकी ट्रेड के क्वेश्चन बैंक मुहैया कराए गए हैं DGT की तरफ से। दोस्तों इन्हीं में से आपके 75 क्वेश्चन आने हैं। आपको अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आप उन्हीं में से फर्स्ट सेमेस्टर फिटर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड तक देखेंगे। और अगर आपके पास ये फिटर सेमेस्टर वगैरह नहीं है, क्वेश्चन बैंक आपने डाउनलोड नहीं किए, तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर हो सका तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेमेस्टर 1 है और सेफ्टी चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो पर्सनल सेफ्टी होती है दोस्तों स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा कब होगी? जब आप जो भी आप कार्य करेंगे उस पर आपका पूरा ध्यान होगा, आप पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ उस जॉब को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो ये अनिवार्य प्रतीक है दोस्तों गिव वे। यहाँ पर आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, गिव वे यानी रास्ता दें। दोस्तों यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक हुई है निम्मी की तरफ से, उन्होंने इसका आंसर दिया है स्टॉप, लेकिन दोस्तों स्टॉप होता है हमारा हेक्सागोनल, दोस्तों ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल जो आपकी शेप होगी वह होगी आपकी स्टॉप की। यह ट्राइंगल यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रास्ता दें, गिव वे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों 4 प्रकार से फायर को क्लासीफाइड करते हैं। ए होती है हमारी कागज़ और लकड़ी से लगने वाली आग, बी होती है हमारी जो ये लिक्विड वाली जो ठोस होते हैं हमारे, ये होती है बी, और सी होती है हमारी गैस से लगने वाली आग, और डी होती है हमारी मेटल वाली आग। यहाँ पर पूछा है हमारी लिक्विड वाले जो ठोस होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्लास बी फायर। इसके बाद है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटना होने के बाद जो सबसे पहले जो चिकित्सा दी जाती है वही हमारी कहलाती है प्राथमिक चिकित्सा, और यही होती है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ट्रायंगुलर शेप में एक रेलगाड़ी का इंजन दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब कि जो भी आगे रेलगाड़ी की क्रॉसिंग वगैरह दी हुई है वो गार्डेड नहीं है, वह असुरक्षित है। तो वहाँ पर अपने ध्यान से अपने स्वयं का विवेक करके ही उस वाले एरिया को पार करें, क्योंकि कई बार रेल की पटरियाँ पार करनी होती हैं, तो वहाँ पर स्वयं की विवेक से देख दाख के आपको पार करनी है। अगर आपको यही सिंबल मिलेगा और उसमें रेल का इंजन ना मिले और रैक छपी हुई है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुरक्षित यानी गार्डेड। यहाँ पर होगा अनगार्डेड यानी रेल का इंजन है, और अगर रैक छपी होंगी तो वो हो जाएगा आपका गार्डेड। रैक का मतलब होगा कि जो भी आपकी रेलवे क्रॉसिंग है वह गार्डेड है, यानी वहाँ पर जो भी फाटक वगैरह है वो है, तो वो हो जाएगा गार्डेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास से के अंतर्गत आती है? तो जैसा कि अभी बताया मैंने, क्लास ए होती है दोस्तों हमारी लकड़ी और कागज से लगने वाली आग, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? तो दोस्तों यह होता है हमारा बी यानी हैलोन एक्सटिंग्यूशर। दोस्तों वैसे सरकार ने हैलोन एक्सटिंग्यूशर को बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी इसका जो उपयोग होता है वह सिर्फ एयरक्राफ्ट में होता है। जो भी आपके हवाई जहाज वगैरह हैं वहाँ पर इसका यूज़ करना अनिवार्य, मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में हैलोन एक्सटिंग्यूशर बैन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? यानी जो आपकी मैकेनिकल जो हैजार्ड है वह आती है आपकी अनगार्डेड मशीनरी। आपकी बेल्ट हो गई, गियर हो गए, उनके ऊपर अगर आपने कवर नहीं लगाया तो वह आपका एक प्रकार का मैकेनिकल खतरा है। फिर है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। तो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकते हैं? जैसे कि दोस्तों आपने जब आपका हाथ कई बार मान लीजिए ब्लेड से कट जाता होगा, तो आप क्या करते होंगे कि उस वाले स्थान को दूसरे हाथ से दबा लेते होंगे। तो यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड। घाव पर दबाव दें, आप दबाव बना के रखते हैं तब तक आपका रक्तस्राव नहीं होता है। फिर इसके बाद इस चिन्ह का नाम बताइए। तो दोस्तों आपने देख रहे होंगे जैब्रा क्रॉसिंग, और जैब्रा क्रॉसिंग पर एक लड़के को बनाया हुआ है जो कि इसे पार कर रहा है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पैदल चलने वाले मार्ग यानी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग को दर्शाया गया है। फिर इसके बाद आग लगने के 3 कारक क्या हैं? तो आग लगती है दोस्तों हमारी 3 कारणों से, जिसमें है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से हमारी आग लग जाती है, और इन तीनों में से ही किसी एक चीज़ को आप हटा देंगे तो आपकी आग बुझ भी जाएगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर गोल्डन आवर्स की अवधि क्या होती है? तो गोल्डन आवर्स की अवधि होती है दोस्तों दुर्घटना होने के बाद आपका जो पहले 30 मिनट होते हैं ये आपके कहलाते हैं गोल्डन आवर। याद रखिएगा, दुर्घटना होने के पहले 30 मिनट, याद रखना पहले 30 मिनट। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों और अक्सर आ भी जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो दोस्तों आपको किसी भी दुर्घटना से पहली बात तो होने ही नहीं देनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी सुरक्षा उपकरण बताए गए हैं कि इस मशीन पर कार्य करने से पहले आपको ये सुरक्षा उपकरण पहनने हैं, तो आपको उस चीज़ का पालन करना है, आपको वे सारे सुरक्षा उपकरण पहनने हैं। तो यहाँ पर आपका पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाई वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जैसा कि मैंने बताया था ऑक्टागोनल शेप होती है हमारी, इसका मतलब होता है स्टॉप का। ये मिसप्रिंट हो गया था निम्मी से दोस्तों, इसका आंसर अदल बदल हो गया था। तो जो ट्रायंगुलर शेप होती है वह होती है हमारी रास्ता देने के लिए, गिव वे, और ये होता है ऑक्टागोनल स्टॉप का सिंबल। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, आपको वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करना है।
इसके बाद है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बेंच का कलर क्या है। तो दोस्तों कागज़ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कागज़ के लिए आप यूज़ करेंगे ब्लू कलर का जो डस्टबिन होता है। रेड कलर का आप यूज़ करेंगे मेटल के लिए। ब्लैक कलर आपका हो जाता है खाद्य पदार्थ जो होते हैं आपके उनके लिए, जो बेकार खाना होता है। और हरा होता है हमारा जो हमारे ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, उनके लिए। फिर यह रोड साइन क्या दर्शाता है, यानी किस तरह का है। यहाँ पर बताना है काइंड यानी किस तरीके का है। जैसे कि आपने देखा होगा सड़कों पर पेट्रोल पंप या फिर आपने हरे या नीले कलर के रोड पर लगे हुए बोर्ड देखे होंगे जिन पे किलोमीटर्स लिखे होते हैं कि इतने किलोमीटर जाने पर आपका अगला शहर यह है या अगला स्थान यह है। तो ये देते हैं हमको दोस्तों सूचना कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये एक तरीके का इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप मुहैया है, इधर मुड़िए आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, आप आगे इतने किलोमीटर जाइए आपको यह शहर मिल पड़ेगा, यानी यह शहर आने वाला है। तो ये देते हैं हमें सूचना। इसके बाद है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यूज़ किया जाता है। तो यह यूज़ किया जाता है हमारा फोम एक्सटिंग्विशर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। तो ए दर्शाता है दोस्तों हमारा एयरवे। आप ऑप्शन देख रहे होंगे एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग और फिर है एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों एयरवे होता है ए, बी होता है हमारा ब्रीथिंग और सी होता है हमारा सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आप याद रखिए ABC में ए दर्शाता है एयरवे, बी दर्शाएगा ब्रीथिंग और सी दर्शाएगा सर्कुलेशन। इसके बाद जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारी कहलाती है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग दोस्तों याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि कम से कम इसके चांस है 80%, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है ना ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक कचरा बीन्स के लिए कलर कोड क्या है। तो प्लास्टिक के लिए दोस्तों, प्लास्टिक के लिए पैसे प्लास्टिक, पैसे पीला, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। मेटल के लिए रेड, ब्लू हो गया आपका कागज़ के लिए, ग्रीन, ग्रीन ग्लास के लिए, जी से ग्रीन, जी से ग्लास, ग्लास यानी कांच, तो आपका हरा। इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं। इसके बाद है बेसिक फिटिंग, यानी ये हमारा सेफ्टी क्लियर हो गया। अब सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग। यहाँ पर फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित नाम क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है हमारा हील को। आपको ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, आपको सिंबल वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे 100%। तो इन क्वेश्चनों को आप याद रखिए। तो ये दर्शा रहा है हमारा दोस्तों हील, और जो दूसरा लंबा वाला एरो आप देख रहे होंगे ये दर्शाता है हमारा फाइल की लंबाई को। फिर इसके बाद एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है हमारा समकोण की जांच करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, समकोण की जांच करने के लिए, मापने के लिए अगर आपका ऑप्शन होगा तो मापेंगे नहीं इससे, यह एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसके बाद कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट हमारा जो मार्किंग मीडिया है ये हमारा जहरीला होता है। और अगर यही क्वेश्चन बनता कि कौन सा मार्किंग मीडिया अधिक समय लेता है सूखने में, तो सूखने में समय लेता है हमारा प्रेफिन ब्लू, बी ऑप्शन आपका। और यहाँ पर जहरीला पूछा है तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। फिर इसके बाद यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो स्क्राइबर को दोस्तों पकड़ता है आपका स्नग। आपका पहला ही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्नग। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम क्या है। तो दोस्तों यह वाइस है हमारी हैंड वाइस। आपने देखा होगा इस तरीके की वाइस होती है, इसके जबड़े जो हैं वो सर्कुलर मोशन में खुलते हैं। याद रखिएगा सर्कुलर, यानी गोलाई में खुलेंगे, ये समांतर नहीं खुलते हैं। और आप इसका विंग नट है, इसको हाथ से टाइट करके किसी भी जो आपकी छोटी मोटी जो जॉब होती है इनको पकड़ सकते हैं। ये हमारी हैंड वाइस कहलाती है। फिर कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। तो इसका ढीला होने का कारण बताना है। तो क्या है दोस्तों, नया ब्लेड है, कुछ स्ट्रोक के बाद हो रहा है, यानी कुछ स्ट्रोक चल तो रहा है ना, तो कुछ स्ट्रोक के बाद हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर ब्लेड में स्ट्रेचिंग हो गई, यानी ब्लेड को गर्म पड़ने के कारण थोड़ा सा फैलता ही है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। फिर है दोस्तों, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, क्योंकि आपका जॉब पतला है। आप जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ ही जो भी दांत आपके संपर्क में होते हैं उन्हीं पर आपका जो भी कह लीजिए कि बल है, यानी फोर्स है या प्रेशर है, वह कुछ दांतों पर पड़ता है। इस कारण जो है कि वो दांतें टूट जाते हैं कई बार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर रखने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कॉर्नर, आपका 2 कॉर्नर है, इनके बीच में आपको मटेरियल को हटाना है, तो आप ऐसी जगह पर क्या यूज़ करेंगे, डायमंड पॉइंट छेनी। याद रखिएगा डायमंड पॉइंट छेनी, आगे से बिल्कुल नुकीली बनी होगी, उस प्रकार की छेनी का आप यूज़ करेंगे, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है चीक। चीक दोस्तों इसी के ऊपर आपका जो भी हैमर का साइज होता है, यानी जो भार होता है वह अंकित रहता है। चीक दोस्तों यही हिस्सा हमारा नर्म छोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं हम सॉफ्ट छोड़ दिया गया हिस्सा है, वरना फेस और जो इसकी पिन होती है इन दोनों को ही हार्ड किया जाता है। फिर इसके बाद काटने वाले छेनी का प्रतीक वाई, यानी जो ऊपर वाली फ्लक देख रहे होंगे आप, छेनी का एक सिंबल दिखाया गया है यहाँ पर, ऊपर वाला जो वाई से दिखाया गया है वह कोण बताना है। तो दोस्तों ऊपर छेनी के ऊपर वाली फ्लक और जॉब के ऊपर पड़ने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण हमारा कहलाता है रैक कोण। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो नीचे वाला, जो छेनी का नीचे वाला फ्लक है और जॉब के बीच, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण हमारा कहलाता है क्लियरेंस कोण। याद रखिएगा, ऊपर वाला कोण रैक कोण, नीचे वाला कोण क्लियरेंस कोण। और जो ये दोस्तों पॉइंट एंगल बना है, ये तो आप सभी जानते हैं, ये आपका कटिंग एंगल हो जाएगा, जिसको पॉइंट एंगल भी बोल देते हैं कई बार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तारों के रूप में बनाया जा सकता है, यानी तार खींचे जा सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी दोस्तों डक्टिलिटी। याद रखिएगा डक्टिलिटी। अगर यहीं पर दोस्तों पूछा जाता है कि धातु का वह गुण जिसमें उसे चादर के रूप में, यानी जो चादर होती है उसके रूप में बना लिया जाता है, तो वह हो जाती है हमारी मेलिबिलिटी। और यहाँ पर पूछा तारों के लिए, तो तार बनाए जाते हैं डक्टिलिटी गुण के कारण।
फिर है थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक डिवीजन की स्पिंडल पूछी गई है हमसे कि क्या होगी, तो यह होगी हमारी 0.05, क्योंकि हमारी पिच जो है वह 0.5 mm है और हमसे पूछा है कि जो थिम्बल की डिवीजन होती है, यानी आपने देखा होगा उसको 50 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, तो यहाँ पर हमारी 0.05 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखिए दोस्तों, आपको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा, बस इतना ही आपको पोर्शन मिलेगा आपके कंप्यूटर पे भी। तो आपने देख रहे होंगे कि 4 के बाद आपकी रीडिंग दिखाई गई है, यानी 3 जा चुका है, उसके बाद हो गया 35 के बाद फिर आपको देखनी है दोस्तों वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आपकी किससे मैच कर रही है दोस्तों, 20 से। अब 20 में आप क्या करेंगे, 20 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 की, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वह आएगा 35.4 mm। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जो वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग दी गई होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो वर्नियर कैलिपर होता है इसकी लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये 20 है, 20 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 40। तो आप 35 में जो आपका 35 जो मेन रीडिंग आई है 35 mm में 0.40 और जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 35.4 mm। फिर इसके बाद इस वर्नियर वायल प्रोटेक्टर की रीडिंग बतानी है। तो दोस्तों इस वर्नियर वायल प्रोटेक्टर की रीडिंग आएगी आपकी 41 डिग्री 50 मिनट। आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें भी आपको वर्नियर स्केल भी देखना है और ऊपर वाला स्केल भी देखना है। आपको एरो मिल जाएगा, आप कंप्यूटर पर बड़ी स्क्रीन करके देख सकते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, बेसिक फिटिंग से ही फिलर गेज का उपयोग बताना है दोस्तों। फिलर गेज का उपयोग होता है दोस्तों किसी भी मिलने वाले भाग, जो भी आपके मैचिंग पार्ट होते हैं, इनके बीच अगर आपको गैप का पता लगाना है तो आप उस जगह फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। फिलर गेज क्या होता है दोस्तों, पत्ती सी पतली पत्ती होती हैं, बहुत बारीक बारीक। इनको क्या, जो भी आपका गैप होता है उसमें आप उन पत्तियों को डाल के देखेंगे और जो भी आपकी सही पत्ती उसके अंदर घुस जाएगी, उसके ऊपर माप अंकित होता है। आप देख लेंगे कि इन दोनों पार्टों के बीच इतना गैप है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मिलने वाले भागों के बीच की गैप जाँच करना। फिर है इस डायल कैलिपर के में माप पढ़ें। तो यहाँ पर दोस्तों माप पढ़नी है, आप देख रहे होंगे 2 के बाद फिर आपका 2.5 आ गया, यानी 25 तो हो ही गया। फिर ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट 26.2, क्योंकि आपको यहाँ पर जो डायल देखना है इसमें 0.05 mm दी गई है इसकी लिस्ट काउंट, तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर करेक्ट निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है दोस्तों, जो भी आपके सक्सेसिव ऑपरेशन होते हैं वे किए जाते हैं, यानी जो क्रमबद्ध चलते हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो ये होता है दोस्तों आपका ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, यानी क्रम से जो आपको कोई कार्यविधि करनी है वहाँ पर आप गैंग ड्रिलिंग का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो होता है दोस्तों गैंग ड्रिलिंग मशीन का, वह होता है मास प्रोडक्शन में, ये भी याद रखिएगा। फिर है दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है दोस्तों हमारा डायल। जो डायल है वह दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फाइल के एक्स के रूप में क्या दर्शाता है। जो चिन्हित किया गया है वह क्या बता रहा है। तो दोस्तों यह हैंडल पर जो फेरुल लगी होती है, जो आपने अपनी ITI में अगर चलाई होगी फाइल, तो आपने देखा होगा मेटल का एक छल्ला बना होता है हैंडल के ऊपर, जो कि इसे फटने से रोकता है, तो ये इसको हम बोलते हैं फेरुल। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ करते हैं आप सेकेंड कट फाइल। याद रखिएगा जॉब को फिनिश साइज के करीब लाना है तो वह करेंगे हम सेकेंड कट फाइल का यूज़। फिर किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो समांतर किनारे होते हैं हमारे हैंड फाइल में, जो समांतर किनारे मतलब पैरेलल होते हैं। इसमें क्या होता है, टेपर नहीं होती है फाइल, वरना और फाइलें क्या होता है दोस्तों 1/3 आपने देखा होगा टेपर रखी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी टेपर नहीं होती, ये होती है समानांतर। फिर बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल है। तो दोस्तों बेंच वाइज बनाई जाती है हमारी कास्ट आयरन से। डी ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये आपके जरूर आएंगे, आपके पेपर में जरूर आएंगे, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है। फिर कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। दोस्तों जैसा कि हमने क्या करते थे हम ITI में कि चौक को पानी में घोलकर अपनी जॉब के ऊपर लगाते थे, लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में क्या है दोस्तों कि जैसे जो भी हमारी मशीनिंग से बनाई गई सतहें हैं, इनके ऊपर हम लगाते हैं प्रेसिन ब्लू। इससे क्या हमारी जॉब पर जो भी लाइनें होती हैं वे सपाट दिखती हैं, सही दिखती हैं, क्योंकि प्रेसिन ब्लू की एक पूरी लेयर समानांतर होती है, जबकि हमारी चौक से जब हम लगाते थे तो कई बार वह एक जैसी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर जब आप इंडस्ट्रियल एरिया में अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो आपको यूज़ करना होगा प्रेसिन ब्लू। फिर इसके बाद स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो दिए गए स्लॉट का उद्देश्य होता है दोस्तों जॉब को क्लैंप करने का। जो आपकी एंगल प्लेट होती है आपने देखा होगा, इसमें बीच में स्लॉट बने होते हैं। आपको मान लीजिए कोई इरेगुलर जॉब पकड़नी जो सामान्य नहीं है, उसको क्या करेंगे, फिर आप इन स्लॉट के माध्यम से बोल्ट के द्वारा कस देंगे। कुछ भी और जो भी उपकरण आप यूज़ करें, बड़ा बारसल यूज़ करें, कुछ भी करें, इनकी मदद से आप इसको एंगल प्लेट के ऊपर पकड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉब क्लैंपिंग के लिए स्लॉट दिए जाते हैं एंगल प्लेट पर। फिर है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो राउंड बार को दोस्तों केंद्र को अगर हमें चिन्हित करना है तो हम जैनी कैलिपर का यूज़ करेंगे, जिसकी एक टांग टेढ़ी होती है। आपने अक्सर पढ़ा होगा, जैनी कैलिपर का ही यूज होता है किसी भी गोल जॉब की वो जो सेंटर होती है उसको निकालने के लिए। फिर इसके बाद एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताएं। तो दोस्तों ये है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको दिखा दूँ, लेग हो गया ए, बी हो गया पैग, और आपका सी हो गया वाशर, और डी हो गया आपका फुलक्रम।
फुलक्रम है दोस्तों, ये देखिए फिर से आपको दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे होंगे इस वाले हिस्से को पूछा एक्स से जो संदर्भित किया गया है। साइज़ आपको बता दिया गया है, जो आपकी ये पिवट होती है दोस्तों, पिवट से दोस्तों लास्ट तक जो पॉइंट तक की दूरी होती है ये हमारी कहलाती है किसी भी डिवाइडर की जो साइज़ होती है। यहाँ पर इसको पूछा गया तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फुलक्रम। फिर इसके बाद इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों ये है हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज। यहाँ पर याद रखिएगा ये अप्रत्यक्ष मापी है। यहाँ पर देखिए इसमें एक अलग से एक ब्लेड लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज। अगर इसमें ये दोस्तों एक और जो 3 आप देख रहे होंगे ब्लेड, एक स्टॉक हो गया, 2 ब्लेड हैं, अगर इन 2 ब्लेडों में से एक ब्लेड नहीं होता तो ये हो जाता है हमारा सिर्फ बेवल गेज। लेकिन दोस्तों ये यूनिवर्सल कब हुआ, जब इसके साथ एक और ब्लेड को अटैच कर दिया गया। फिर 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्णी खांचों और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने नाइफ एज फाइल देखी होगी। तो नाइफ एज फाइल होती है दोस्तों जहाँ पर आपको 10 डिग्री से भी कम एंगल पर कोई ग्रूव हो गया या नैरो फाइलिंग करनी होगी, वहाँ पर आप नाइफ एज फाइल का यूज़ करेंगे। इसके बाद है इस दोस्त का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में के बीच घुस जाते हैं। तो दोस्तों ये कहलाती है हमारी पिनिंग ऑफ फाइल। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्लॉगिंग भी दोस्तों इसको बोला जाता है। याद रखिएगा क्लॉगिंग और पिनिंग एक समान होगी फाइल के लिए, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर है ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो ऑयल ग्रुप आपको काटने हैं तो आप क्या करेंगे, हाफ राउंड छेनी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको ऑयल ग्रुप बनाने तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके का, आपने खेतों के बराबर से नहर देखी होगी, वह भी थोड़ी सी इस तरीके की बनाई जाती है कि कर्व बनाई जाती है, उसमें कोई कोना ना हो। तो ऐसी कर्व सतह आपको एक खांचा बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी चीज़ों का ही उपयोग करेंगे, जाहिर सी बात है, जो कि हाफ राउंड होगी, जिसके द्वारा बनाया गया स्लॉट एक नाली नुमा होगा, गोल होगा, आधा गोल होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है इस फाइल का नाम बताइए। तो दोस्तों ये फाइल हो जाएंगी हमारी रिफलर फाइल। ये कुछ विशेष उपयोगों के लिए होती हैं तो यहाँ पर रिफलर फाइल हो जाएंगी। इस 22 का नाम बताना है दोस्तों। इसमें देखिए कॉलेट हैगा, जिसमें 3 आपके कॉलेट दिख रहे होंगे आपको, तो ये होती है हमारी पिन वाइज। इसके ऊपर नर्लिंग होती है, इससे आप आसानी से कोई भी आपका गोल वायर हो गया, पिन हो गई, इनको आप क्लैम्प कर सकते हैं। याद रखिएगा क्लैम्प कर सकते हैं। फिक्स अगर आपका ऑप्शन में लिखा है कि फिक्सिंग द पिन तो वह गलत हो जाएगा। होल्डिंग द पिन आपका आंसर करेक्ट होगा। हो सकता है ऑप्शन बदल दी जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसलिए पूछा गया है कि ये 22 का नाम बताना है, तो ये 22 हो जाएगी हमारी पिन वाइज। फिर इसके बाद हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग मशीन जो होती है हमारी, वह होती है पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन। आपने अक्सर आपके जो भी ITI रही होगी उसमें यह ग्राइंडर जरूर रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन। फिर चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वेब चीजल। वेब चीजल दोस्तों आगे से चौकोर होती है, जिसमें कोई धार नहीं होती है, इसलिए आप याद रखिएगा आप जो भी ड्रिलिंग करते हैं वे क्रमबद्ध करते चले जाते हैं, खूब सारे ड्रिल करते हैं, लेकिन इन 2 होलों के बीच का जो मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए एक चीजल का उपयोग किया जाता है, तो वह चीजल होती है हमारी वेब चीजल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मिल शॉ मशीन आपने देखी होगी। शॉ का मतलब हो जाता है आपका आरी, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा मिल शॉ फाइल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 55 का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। दोस्तों मैंने अभी ऊपर बताया था हथौड़े का वजन दर्शाया जाता है चीक पर। फिर इसके बाद अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकास कोण अनुशासित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। यानी जो अनुशासित जो भी कोण है वह कम होगा तो क्या होगा, निकासी कोण। दोस्तों कुछ इस तरीके की हिंदी आपको याद रखनी होगी। निकासी बोलते हैं क्लियरेंस को, तो क्लियरेंस कोण कम होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी कटिंग एज जो होती है छेनी की, वह आपके जॉब में घुसेगी नहीं, जिससे क्या है आपकी छेनी फिसल जाएगी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। आपकी कोई भी जो धातु है वह टूट नहीं रही है, उस पर अगर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो वह गुण कौन सा है जिस कारण वह टूट नहीं रही है। तो दोस्तों वह गुण है हमारा टेंसिटी का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्स के रूप में चिन्हित भाग बताइए। तो दोस्तों एक्स के रूप में आपने माइक्रोमीटर देखा होगा, एक तरफ स्पिंडल होती है, एक तरफ एनविल होता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट एनविल होता है। अगर दोस्तों इसको पूछें कि एनविल का फ्रेम से कितना निकला रहता है एनविल, तो वह निकला रहता है हमारा 3 mm, अधिकतम 3 mm दोस्तों इसका आंसर सही होता है, तो आप याद रखिएगा। फिर है इसके बाद मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी है आपकी 0.01 mm। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी तो वह हो जाएगी हमारी 0.001 mm, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की अल्पतमाप, तो वह होगी हमारी 0.01। फिर इसके बाद एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो एक्स दिया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा कटिंग एंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन दिए गए हैं लिप, लैंड, फ्लैंक या पॉइंट एंगल, तो पॉइंट एंगल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो ड्रिल सैंक आपके जो होते हैं वे होते हैं मोर्स टेपर। आपने देखा होगा MT1 से MT5 तक ये दिए जाते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है आपका ए ऑप्शन देख रहे होंगे आप, ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालनी है, यानी जो आपके टेपर शैंक वाले जो ड्रिल होते हैं जिन पर मोस्ट टेपर होता है, इनको आप डायरेक्ट स्पिंडल में लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों इनको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रिफ्ट से जो स्पिंडल में एक खांचा दिया होता है उससे ड्रिफ्ट को ठोकेंगे हैमर की सहायता से, आपका ड्रिल नीचे की तरफ निकल जाएगा।
फिर है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताइए। तो प्रतिबंधित आपका स्थान यानी बहुत कम है, वहाँ पर आप किस प्रकार के टैप रेंज का इस्तेमाल करेंगे, तो वह करेंगे आप टी हैंडल वाले टैप रेंज का। टी हैंडल दोस्तों लंबाई में लंबा होता है। ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपको बहुत गहराई में थ्रेड काटनी है तो आप टी हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। जो आपको घुमाने वाला पोर्शन है वह काफ़ी लंबा होगा यानी ऊपर होगा, तो आसानी से आप इससे थ्रेड को काट सकते हैं यानी टैप को चला सकते हैं। फिर इसके बाद M10Y1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज़ की गणना कीजिए। तो आपको ये आपका जो टैप फार्मूला होता है उससे निकालना होगा। आपको ये जो फार्मूले ये याद होने ही चाहिए दोस्तों, अक्सर इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 8.2। 8.2 दोस्तों 100% आपकी जो जॉब बने थ्रेड बनेगी उसके लिए 8.2 आंसर आ जाएगा। लेकिन कई जगह इसका आंसर 8.5 दिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में दोस्तों थ्रेड की जो वैल्यू होती है वो 60% अगर आपकी थ्रेड कटी हुई है तब भी कामयाब है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8.5। यहाँ पर 8.2 दिया है तो ये 100% थ्रेड के लिए है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीड दी जाती है उसकी इकाई क्या है, तो वह होती है दोस्तों हमारी ये है आपकी मीटर मिनट में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन, मीटर मिनट नहीं, सॉरी एक्चुअली दोस्तों मेरे को कंफ्यूज, हाँ एमएम प्रति रेवोल्यूशन। यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा एमएम प्रति रेवोल्यूशन। मैं कुछ और ध्यान में रख के आपको आंसर बोल गया, लेकिन एमएम पर रेवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों ये हमारी जो एक्स के रूप में दी गई है ये होती है हमारी डेप्थ बार, जिसका हम दोस्तों कोई गहराई में अगर आपको माप लेनी हो डेप्थ बार का इस्तेमाल आप वहाँ पर करते हैं। फिर है संयोजन सेट, यानी जो आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है इसमें प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या होती है, तो वह होती है दोस्तों हमारी 1 डिग्री। आप याद रखिएगा कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता होती है 1 डिग्री। इसके बाद है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है, तो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता है दोस्तों 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी आप 10 mm की कोई दूरी को चेक कर रहे हैं ट्राई स्क्वायर के द्वारा तो उसकी परिशुद्धता होगी हमारी 0.002 mm। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिच पंच इज यूज फॉर बिटनेस मार्क, यानी जो आप लाइन खींचते थे अपनी आईटीआई में तो आप उन पर क्या करते थे, बिटनेस मार्क बनाते थे। वे किस पंच से बनाते थे, डॉट पंच से। तो डॉट पंच का कोण होता है हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डॉट पंच। सेंटर पंच होता था हमारा ड्रिलिंग के लिए, और प्रिक पंच होता था हमारा कई बार जब हमें डिवाइडर से हमें कोई सर्कल बनाना होता था या फिर बहुत बारीक मुलायम वाली धातु होती थी तो वहाँ पर हम करते थे प्रिक पंच का इस्तेमाल। लेकिन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं साक्षी ये कह लीजिए बिटनेस मार्क बनाने के लिए, तो वह करते हैं हम डॉट पंच का इस्तेमाल। फिर इसके बाद उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों इस प्रकार की हिंदी आपको फेस करनी होगी, आप इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश पर भी जोर दीजिएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बैंड। तो अदर लेग इज बैंड किस में होती है दोस्तों, ये होती है हमारी जो जेनी कैलिपर होता है उसमें। इसकी एक टांग मुड़ी हुई होती है, एक टांग होती है हमारी सीधी नुकीली। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज। तो सरफेस गेज में दोस्तों ये जो एक्स वाला हिस्सा है ये क्या है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे नट, श्रंक, स्पिंडल, स्क्राइबर। तो ये होगा हमारा दोस्तों बी यानी श्रंक। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो स्क्राइबर होता है वह किस में पकड़ा जाता है, वह पकड़ा जाता है श्रंक में। फिर है दोस्तों संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे ये दिखाया है कॉम्बिनेशन सेट। तो एक्स के रूप में ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, हमारा ये दर्शा रहा है हमारा प्रोटेक्टर हेड, जिससे हम क्या होता है किसी भी जो भी कोण होते हैं हमारे इनकी जांच करते हैं, इनको चेक करते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टर हेड। फिर है किस प्रकार की डेटम का पालन किया जाता है, इसमें किस प्रकार की डेटम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही, एज डेटम, क्योंकि आप देख रहे होंगे दो साइडों को बनाया गया है तो आप किसी भी साइड से रख के इसकी मार्किंग को कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी एज डेटम। एक होती है दोस्तों हमारी सेंटर लाइन डेटम। तो सेंटर लाइन डेटम होती है दोस्तों ऐसी जॉब के ऊपर जिसकी कोई साइड को दोस्तों वर्गाकार नहीं बनाया जाता, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ जॉब ऐसी होती है, जरूरी नहीं है कि वे चौकोरी हो या आयती हो, कुछ ऐसी होती है इरेगुलर। तो इरेगुलर वाली जो हमारी जॉब होती है उनमें हम करते हैं सेंट्रल लाइन से मार्किंग, यानी एक पहले सेंटर लाइन खींच लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करते चलेंगे। लेकिन जिसकी दोस्तों जॉब की साइडें बनी होती हैं वहाँ पर हम डेटम लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं। डेटम एज वाली लाइन को मतलब एक प्रकार से मानकर उसके अनुसार हम मार्किंग करते चलेंगे। इसके बाद है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। तो दोस्तों ये पैरेलल ब्लॉक हो जाएंगे हमारे डी, यानी आपका ये एडजस्टेबल टाइप के पैरेलल ब्लॉक है। आप देख रहे होंगे आप इसको स्लाइड में कर किसी भी पोजीशन पे किसी भी ऊंचाई पर सेट कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है स्लाइड होगा तो इसकी ऊंचाई में अंतर आएगा, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समयोज समांतर ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन हमारे 75 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो आप दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके बाद लेंगे दोस्तों इससे अगले के क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपके एंट्रेंस से पहले क्लियर करा सकूँ, यानी मेरा एम है कि मैं आपके चारों सेमेस्टर आपको वीडियो के माध्यम से